Hello friends, welcome to part 3 video of setting up subject and हम देख रहे थे फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी वाला चैप्टर। ओके, तो पार्ट 1 में हमने एलएलपी की डेफिनेशन देखी। ओके, फिर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे। फिर पार्ट 2 में हमने स्टेप्स देखे, अलग अलग स्टेप्स कि एलएलपी को कैसे फॉर्म किया जाता है, कौन से अलग अलग फॉर्म्स है। फॉर्म 1 या फिर रन एलएलपी हमने देखा जो नेम रिजर्वेशन के लिए है। फिर नाम के लिए क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं वो देखें। फिर उसके बाद फॉर्म 2 या फिर FILLIP भी उसको बोला जाता है, जो इनकॉर्पोरेशन के लिए जो नेम अप्रूवल के विद इन 90 डेज फाइल करना है। फिर उसके बाद हमने डिन वगैरह वो प्रोसीजर देखी और DSC की प्रोसीजर देखी, पहले 2 स्टेप्स थे वो। फिर उसके बाद LLP का एग्रीमेंट वाली स्टेप आती है और LLP एग्रीमेंट को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है वो देखा। और हमने ये भी देखा कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद कम से कम 30 डेज में, कितने 30 डेज में LLP एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो जाना चाहिए। ओके, तो अलग अलग क्लॉजेस भी देखे हमने LLP एग्रीमेंट के डिटेल में। अभी हम आते हैं अल्टरेशन ऑफ LLP एग्रीमेंट के ऊपर। ओके, देखिए जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि थ्रू आउट वो उसी फैशन में चले जिस टाइप से उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी स्टार्टिंग में शुरू होती है एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट धीरे धीरे उनको फंड्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वो पब्लिक बन जाते हैं, ठीक है, और पब्लिक से आगे चल के लिस्टेड कंपनी बन जाती है। तो बिजनेस ओवर अ पीरियड इवॉल्व होते जाता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते जाते हैं। तो सिमिलर फैशन में LLP के भी भीतर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे। पार्टनर्स आएंगे, पार्टनर्स जाएंगे, नाम चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। बिजनेस का लोकेशन चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है बिजनेस की जगह आपने रेंट पे ली, ओनर ने आपको हकाल दिया, ओके, फिर आपको एग्रीमेंट चेंज करना पड़ा जगह, कुछ भी हो। ओके, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसके वजह से एक तो बिजनेस चेंज करना पड़े, या बिजनेस की जगह चेंज करने पड़े, या फिर पार्टनर्स को चेंज करना पड़े, ओके, बिजनेस के नाम को चेंज करना पड़े। तो ये हर एक केस में LLP के एग्रीमेंट को अल्टरेशन आपको करना पड़ेगा। हमने जो पिछले वीडियो में अलग अलग 17 क्लॉजेस देखे जिससे LLP एग्रीमेंट बनता है, तो उसमें कहीं भी कुछ ना कुछ चेंजेस हुए तो आपको LLP एग्रीमेंट को चेंज करना पड़ेगा। ओके, हो सकता है कोई पार्टनर अभी काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो उसको स्लीपिंग बनना है। आप मैनेजिंग पार्टनर को चेंज कर सकते हो, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो LLP एग्रीमेंट को अल्टर करने की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो अभी हम देखते हैं कि LLP एग्रीमेंट चेंज करने के लिए क्या क्या अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है आपको पार्टनर्स रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कंपनी में कोई भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जब लिया जाता है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक साथ आते हैं, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करते हैं और उसमें वो रेजोल्यूशन पास करते हैं। मतलब क्या, उसके ऊपर यूनानिमसली वोटिंग करते हैं और उसको वो डिसीजन को लेना है या नहीं लेना है उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे मैनेजिंग पार्टनर्स रहते हैं, वो पार्टनर्स सब आपस में मिलके बिजनेस का मैनेजमेंट संभालते हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स की सहमति होना बहुत ही जरूरी है। तो पार्टनर्स के बीच में एक आपस में एक रेजोल्यूशन आपको पास करना है रिटर्न में कि हमको ये चीज चेंज करनी है, इसके वजह से LLP एग्रीमेंट को अपने को अल्टर करना पड़ेगा। तो LLP एग्रीमेंट अल्टर करते टाइम आपको क्या करना है, कंप्लायंस क्या है, तो फॉर्म 3 फाइल करना है। ओके, अभी अगेन आप नोट कर लीजिए आपकी लिस्ट में, फॉर्म 3 इज फॉर अल्टरेशन ऑफ LLP एग्रीमेंट, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जोड़ने हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स है वो, इनिशियल LLP एग्रीमेंट, मतलब आपका पुराना LLP एग्रीमेंट, ठीक है, और आप नया एग्रीमेंट चेंज करने वाले हो। फिर अल्टर्ड या फिर सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट। अभी देखिए, कोई भी एग्रीमेंट को, बस LLP एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहे हम, कोई भी एग्रीमेंट को अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, उसके 2 तरीके होते हैं। उसके 2 तरीके होते हैं, एक अल्टरेशन वाला तरीका होता है और दूसरा सप्लीमेंट वाला तरीका होता है। अल्टरेशन मतलब क्या, पुराने एग्रीमेंट को एज इट इज आप स्क्रैप कर लेते हो, नया एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हो, आपको जिधर जिधर चेंजेस करने हैं वो चेंजेस उसमें इनकॉर्पोरेट करते हो और पूरा फ्रेश नया एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। वेयर सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट कैसा रहता है, जैसे आपने एक्ट्स के अमेंडमेंट आते देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक्ट तो पहले से बना हुआ है, कोई भी कंपनी लॉ ले लीजिए, ठीक है। तो उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट करना है, फॉर एग्जांपल सेक्शन 60 है, सेक्शन 60 में कुछ अमेंडमेंट करना है,
तो एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से, क्या कि प्लीज रेफर टू सेक्शन 60 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फिर इन दैट वर्ड्स सो एंड सो विल बी रिप्लेस्ड बाय सो एंड सो। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि आप सेक्शन 60 में जाओ, ये वर्ड्स को ढूंढो, अभी आपको ये वर्ड्स मिले ना, अब से ये वर्ड्स नहीं रहेंगे, इसके जगह पे ये वर्ड्स को यूज करो। तो दिस इज टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट। ठीक है, इसको मतलब इसको अगर अपन एग्रीमेंट में इनकॉर्पोरेट करें, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक लेता हूं, एक एलएलपी एग्रीमेंट डिफाइंड है, आपको है ना नाम चेंज करना है। ठीक है, तो समझो 3 नंबर का क्लॉज है जिसमें एलएलपी का नाम क्या रहेगा वो बताया हुआ है। तो आप क्या करोगे, पूरा एग्रीमेंट फ्रॉम स्क्रैच लिखने से अच्छा, उसको चेंज करने से अच्छा एक क्लॉज के लिए आप सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट कर लो। ठीक है, वो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट में क्या दिखा रहेगा, प्लीज रेफर टू क्लॉज 3 ऑफ ओरिजिनल एग्रीमेंट एंड फ्रॉम हियर एबीसी नेम विल बी चेंज टू XYZ LLP। ओके, एबीसी LLP नेम विल बी चेंज टू XYZ LLP। बस इतना छोटा सा काम है आपका। तो इसके लिए पूरा एग्रीमेंट क्यों स्क्रैप करने का और उसके जगह पे नया एग्रीमेंट बनाने का। तो ऐसा सप्लीमेंट करके भी आप मतलब उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं, एग्रीमेंट को अमेंड कर सकते हैं। तो होपफुली आपको 2 तरीके समझे होंगे, अल्टरेशन क्या है और सप्लीमेंट्री क्या है। तो आपने जो भी तरीका चुना है उसके हिसाब से अल्टर किया है तो अल्टर्ड एग्रीमेंट जोड़ दो भाई, और अगर सप्लीमेंट किया है उसको तो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट जोड़ दो। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शनल अटैचमेंट, ये अगर आरओसी की तरफ से आपको और कोई डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए तो ये आपको वहां पे अटैच करने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर्म 4 इज ऑल्सो टू बी फाइल्ड इफ अल्टरेशन इज ड्यू टू चेंज इन पार्टनर विद द फॉलोइंग। ठीक है, तो अगर ये जो चेंज इन एग्रीमेंट है ये अगर चेंज इन पार्टनर की वजह से है तो आपको और नीचे दिए हुए चीजें को ऐड करना पड़ेगा अलोंग विथ फॉर्म 4। ओके, फॉर्म 4 भरना है तो आप अगेन नोट कर लीजिए कि फॉर्म 4 इज फॉर अल्टरेशन ड्यू टू चेंज इन पार्टनर। ओके, अल्टरेशन इन एलएलपी एग्रीमेंट ड्यू टू चेंज इन पार्टनर। देन इसके साथ फॉर्म 4 के साथ क्या क्या ज्वाइंट कर रहे हैं, तो कंसेंट ऑफ द पार्टनर, मतलब नया पार्टनर जो आने वाला है उसकी कंसेंट है या नहीं, वो खुद से आना चाह रहा है या नहीं, तो उसकी सहमति कि हाँ भाई मैं तुम्हारे फर्म में आना चाह रहा हूँ। फिर एविडेंस ऑफ सीजेशन, मतलब अगर कोई पार्टनर जा रहा है, ठीक है, तो उसका कुछ एविडेंस कि क्या भाई उसका टेन्योर सही में खत्म हो गया, उसने सही में रिटायरमेंट ली, उसने कुछ रिटर्न में रेजिग्नेशन लेटर वगैरह दिया, दैट काइंड ऑफ प्रूफ। ओके, एफिडेविट ऑफ एनी प्रूफ ऑफ चेंज इन नेम। ओके, तो मतलब अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है और उसने समझो, मान लो देखिए बहुत से लोग करते हैं कि पहले जो नाम रहता है वो थोड़ा चेंज वगैरह कराते हैं, अलग नाम लगाते हैं, तो वैसा कुछ केस होगा। अगर आपका नाम चेंज होगा तो आप ये कर लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, उसका एफिडेविट ले लीजिए कि मेरा पुराना नाम ये था और नया नाम अभी ये है। ओके, देन नेक्स्ट इज, अगर इनकमिंग पार्टनर, आने वाला पार्टनर अगर कंपनी है, देखिए आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, तो लॉ के नजरिए से अगर देखा जाए उसको एक अलग एंटिटी बोल के माना जाता है। तो जैसे एक नॉर्मल बंदा पार्टनरशिप में जा सकता है, वैसे कंपनी खुद भी पार्टनरशिप में जा सकती है। तो बिल्कुल कंपनी पार्टनर बन सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उस केस में क्या लगेगा, वो कंपनी का रेजोल्यूशन लगेगा। ठीक है, वो कंपनी का रेजोल्यूशन लगेगा कि उनके शेयर होल्डर्स ने डिसाइड किया है कि हमको ये एलएलपी में पार्टनर बनना है बोल के। ठीक है, अभी कंपनी को हम ठीक है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसीडर करते हैं, बट क्या वो नेचुरल इंसान की तरह खुद चल सकता है, खुद सोच सकता है, खुद हाथ से साइन कर सकता है क्या? नहीं, कंपनी के बिहाफ पे किसी ना किसी को तो डिसीजन लेना पड़ेगा। तो और वो डिसीजन कौन लेते हैं, बोर्ड मेंबर्स लेते हैं और शेयर होल्डर्स लेते हैं। तो ये केस में अभी ये बहुत क्रूशियल डिसीजन है, कौन से अगर पार्टनरशिप फर्म में कंपनी को एज अ पार्टनर बनना है तो बहुत क्रूशियल डिसीजन है। इसके लिए शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन इसमें लगेगा। ठीक है, और फिर वो बोर्ड मीटिंग में जाने के लिए, कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए, कंपनी के बिहाफ पे डे टू डे काम करने के लिए खुद कंपनी उठ के तो नहीं जा सकती, कोई ना कोई बंदा लगेगा ना जो कंपनी के बिहाफ पे ये सब चीजें करेगा, कंपनी के बिहाफ पे एज अ पार्टनर एक्ट करेगा, कंपनी के बिहाफ पे पार्टनरशिप के काम करेगा। तो एक तो रेजोल्यूशन लगेगा कि हाँ भाई हम सब शेयर होल्डर्स राजी है आपके एलएलपी में एज अ पार्टनर आने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक कोई तो भी बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा जो कंपनी के बिहाफ पे एलएलपी में पूरे काम करेगा। तो जो भी आप बंदे को अपॉइंट कर रहे हो उसको एक अथॉरिटी लेटर देना पड़ता है।
ठीक है, मान लीजिए एक एबीसी कंपनी है, उसका मिस्टर ए डायरेक्टर है, और वो शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन तो सब हो गया, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कर लिया, बट अभी कंपनी को जो भी आप टास्क दोगे या फिर कंपनी के जो भी काम करने रहेंगे, कंपनी खुद तो नहीं कर सकती, तो वो मिस्टर ए को फॉर एग्जांपल अथॉरिटी लेटर देगी कंपनी कि चलो ये तुम हमारे बिहाफ पे एलएलपी में मतलब पार्टनरशिप में जाके रिप्रेजेंट करो, मीटिंग अटेंड करनी है तो ए जाएगा, कंपनी का कुछ काम बनता है तो ए करेगा, ठीक है, ये सब चीजें ऐसा होगी। तो बेसिकली ए विल रिप्रेजेंट द कंपनी, तो उसका अथॉरिटी लेटर लगेगा। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ नेम। अभी देखिए, पार्टनरशिप को कोई भी रीजन की वजह से अपना नाम चेंज करना पड़ सकता है। हमने पहले भी देखा कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आपका नाम पसंद नहीं आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा नहीं यार बहुत घटिया नाम चूज किया है आपने, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा चलो चलो नाम अभी चेंज करो। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ डायरेक्टिव सेंड करता है तो रिजर्व यूनिक नेम फॉर्म फाइल करते टाइम आपको वो भी अपलोड करना पड़ता है, क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टिव कि नाम चेंज करना है, ठीक है। और अगर कोई एलएलपी इसको मानती नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस का कंप्लाई नहीं करती है और नाम चेंज नहीं करती है, तो आपको अप टू 5 लाख की पेनल्टी लग सकती है फॉर एलएलपी एंड 1 लाख फॉर ईच पार्टनर, ठीक है, ये मैक्सिमम पेनल्टी, इससे कम भी लगा सकते हैं वो लोग, ठीक है। ये तो होगा पेनल्टी का पार्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन का पार्ट। बट अगर अभी देखते हैं कि एक्चुअल में नाम चेंज करना है तो प्रोसीजर क्या है, ठीक है, आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा अगेन रिजर्व यूनिक नेम में, किसको, एमसीए को, तो एमसीए की वेबसाइट पे जाके आपको ये एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगेन 6 प्रेफरेंसेस है, और जो पिछले स्लाइड में अपन ने क्वेश्चंस, मतलब पिछले वीडियो में अपन ने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए कि पेट्रोनेज टू सीजीएसडी नहीं होना चाहिए, नेम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, फिर वो सेंसिटिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए, वो सब चीजें आपको अगेन उसका क्वेश्चन रखते टाइम आप 6 प्रेफरेंसेस दे दो, ठीक है। उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, तो कंसेंट ऑफ पार्टनर्स, मतलब क्या, एक लेटर ड्राफ्ट करो, उसके ऊपर लिखो कि हम ये एलएलपी के पार्टनर्स है, हम हमारी सबकी सहमति है कि हमको हमारे एलएलपी का नाम चेंज करना है, और उसके नीचे सबकी साइन रहेगी ऑब्वियसली, और वो बन जाएगा आपका कंसेंट ऑफ पार्टनर्स फॉर चेंज ऑफ नेम। देन नेक्स्ट अटैचमेंट इज कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग एलएलपी एग्रीमेंट, जो आपका पुराना एलएलपी एग्रीमेंट है, नाम चेंज नहीं किया हुआ वो। देन अगर आप ट्रेडमार्क के बेसिस पे कोई नाम लेना चाह रहे हैं, मतलब आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करके रखा है और वो नाम अभी आप एडॉप्ट कर रहे हैं, तो उस केस में ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट या फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है। अगर आरओसी को नाम पसंद आ गया तो अगेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाएगा नए नाम के साथ, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अभी एलएलपी का नाम बदला है तो आपको एलएलपी एग्रीमेंट भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसके लिए सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के थ्रू एलएलपी एग्रीमेंट जो है उसका अल्टरेशन किया जाए। फिर एक बार नेम अप्रूव्ड मिल गया, आपको नेम अप्रूवल का मिल गया, तो आपको LLP 5 फॉर्म जो है, फॉर्म LLP 5 वो विद इन 30 डेज फाइल करना है विथ पब्लिक नोटिस, मतलब आपको पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस देने की जनरल प्रोसीजर कैसी रहती है दोस्तों, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है, और वेबसाइट ऑफ द कंपनी, अगर मतलब वेबसाइट ऑफ कंपनी या फिर LLP अगर होगी तो वो ऑप्शनल है, उस पर आपको नोटिस देनी है कि पहले हमारा ये नाम था, अभी हमारा चेंज नाम ये है, ठीक है। होपफुली आपको ये प्रोसीजर समझी होगी। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, हम देख रहे थे कि अगर LLP एग्रीमेंट में चेंज हुआ, किस वजह से चेंज हुआ, LLP का नाम चेंज हुआ इसलिए चेंज हुआ, तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप फॉर्म रन LLP भरोगे विद 6 प्रेफरेंसेस, वो कॉशन बरतते हुए जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए। फिर उसके साथ आपको कंसेंट लेटर ऑफ पार्टनर्स अटैच करना है, पुराना LLP का एग्रीमेंट अटैच करना है, और अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नाम ले रहे हो तो ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट उसको अटैच करना है। फिर आरओसी अगर आपके एप्लीकेशन के साथ सेटिस्फाइड है तो आपको वो नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देंगे, ठीक है। और नया नाम आपको मिलने के बाद, नया नाम अप्रूव होने के बाद आपको LLP एग्रीमेंट को अल्टर करना पड़ेगा थ्रू सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट। सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट और अल्टर्ड एग्रीमेंट क्या है, ये हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है, ठीक है। और एक बार आपको नेम अप्रूवल मिल गया तो फॉर्म LLP 5 आपको आरओसी के पास, रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है, और साथ ही साथ पब्लिक नोटिस
देनी है। ये फॉर्म 5 और पब्लिक नोटिस दोनों आपको जब नेम अप्रूवल मिलेगा उसके 30 दिन में हो जाना चाहिए। देन अल्टरेशन टू एलएलपी एग्रीमेंट बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब आपका एड्रेस ही चेंज हो गया, तो नोटिस ऑफ चेंज टू बी फाइल्ड विद रजिस्टर विद इन 30 डेज इन एलएलपी 15, ठीक है, फॉर्म एलएलपी 15। जब आपका बिजनेस एक एरिया से रजिस्टर्ड ऑफिस से दूसरे ऑफिस में चले जाते हो, मतलब आपका बिजनेस शिफ्ट करते हो, तो पहले आप शिफ्टिंग विफ्टिंग सब आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आपका ऑफिस पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा तो कम से कम 30 दिन में, मतलब कम से कम नहीं, मैक्सिमम 30 दिन है आपके पास, विद इन 30 डेज आपको फॉर्म एलएलपी 15 आरओसी के पास फाइल करना है, जो कि अगेन ऑनलाइन है। उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, तो कंसेंट लेटर ऑफ ऑल डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर अगेन कंसेंट लेटर ड्राफ्ट करेंगे कि हम ये एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर है और हमारी रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने के लिए परमिशन है। ओके, देन कंसेंट लेटर ऑफ ऑल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के साथ कुछ फ्रॉड ना हो, मतलब क्रेडिटर्स को भी नोटिस मिले। समझो ऐसा हो सकता है ना कि समझो मैंने आज पैसे लिए, ठीक है, मैंने एक XYZ एड्रेस बताया, ठीक है, और मैं ABC एड्रेस के ऊपर चला गया, तो मेरा सिक्योर्ड क्रेडिटर समझो मान लो फोन नंबर वगैरह कुछ नहीं, वो डायरेक्ट मेरे ABC वाले ऑफिस पे आ जाएगा और ABC ऑफिस पे उसको बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी इन्फॉर्म करना जरूरी है कि हम हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं, और उनसे भी परमिशन लेना जरूरी है कि हे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्या आपकी परमिशन है, क्या हम हमारी जगह चेंज कर सकते हैं। देन कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब पूरे पार्टनर्स की परमिशन, ऑब्वियसली मतलब वो जो पार्टनर्स है उनको ही बोर्ड बोला जा सकता है एलएलपी के लिए। देन कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, क्या कि हम पुरानी हमारी जगह ये थी, अभी हमने ये जगह पे हमारा बिजनेस शिफ्ट किया है। और प्रूफ ऑफ न्यू रजिस्टर्ड ऑफिस, तो नया अगर आपका खुद का होगा तो आपके पास टाइटल डीड्स रहेंगे, सेल डीड वगैरह, उसकी कॉपी दे दो, या फिर नया भी अगर आपका रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी उसके साथ जोड़ दो। बट कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए कि आप मतलब नया जो प्लेस है वो आपका ही है, आइदर रेंट पे लिया हुआ है या खुद का, उसका कुछ ना कुछ प्रूफ लगेगा जब आप एड्रेस चेंज करोगे तब। ओके, तो उसके बाद आपके बुक में चेकलिस्ट फॉर शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंशियल रजिस्टर्ड ऑफिस दी है, तो उसमें कुछ इतना एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है और ना ही मतलब इन डेप्थ उसको स्टडी करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपके लिए वो होमवर्क रहेगा कि आप उसको वो पेज को एक बार पढ़ ले, ठीक है। चल, इसी के साथ हम लास्ट पार्ट के ऊपर आते हैं, कंप्लायंसेस ऑफ एलएलपी, ठीक है। एलएलपी के लिए क्या क्या कंप्लायंस है, तो हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं, तीन है भाई, अभी ये 3 है क्या वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है एनुअल रिटर्न, ठीक है। एनुअल रिटर्न भरा जाता है फॉर्म 11 में, ठीक है। अगेन नोट कर लीजिए फॉर्म 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लायंस वाले सब फॉर्म आपको अच्छे से नोट करने हैं। फॉर्म 11 में एनुअल रिटर्न भरा जाता है और ये आपको भरना पड़ता है विद इन 60 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विद इन 60 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो जनरली फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है, 31 मार्च को होता है, और 60 डेज कब खत्म होते हैं, 30 मई। ओके, तो 30 मई इसकी ड्यू डेट रहेगी। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है, ठीक है, टर्नओवर मतलब सेल्स, अगर आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है, या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पार्टनर्स एक्सेड मोर देन 50 लाख, अभी सब पार्टनर्स का मिला के, इंडिविजुअली नहीं, सब पार्टनर्स का मिला के अगर कैपिटल आपका 50 लाख के ऊपर है तो आपको ये एनुअल रिटर्न के साथ साथ सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी भी लगेगा। अभी ऐसा क्यों, इसमें कंपनी सेक्रेटरी क्यों और ऐसा भेदभाव क्यों, मतलब टर्नओवर के नीचे है तो सर्टिफिकेट की जरूरत है और ऊपर है तो सर्टिफिकेट की जरूरत है, ऐसा। तो देखिए, मान लो कोई ऐसी एलएलपी है जिसका टर्नओवर एक तो 5 करोड़ के नीचे है या फिर कैपिटल 50 लाख के नीचे है, तो वैसे केसेस में उन्होंने एनुअल रिटर्न में इक्का दुक्का मिस्टेक कर भी दी, ठीक है, तो कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ता। बट अगर बड़े एलएलपी, मतलब ये थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर जिनका टर्नओवर या कैपिटल है, उनको हम बड़े एलएलपी बोल सकते हैं, उन्होंने अगर कुछ प्रॉब्लम कर दिया तो हो सकता है कुछ फ्रॉड का केस लग जाए या फिर कुछ मटेरियल फैक्ट्स वो सप्रेस कर दे,
तो इसलिए गवर्नमेंट वहां पे रिस्क नहीं लेना चाहती। वहां पे गवर्नमेंट क्या बोलती है, तुम सीएस का सर्टिफिकेट लाओ, और सीएस ऐसे थोड़ी बैठे बैठे सर्टिफिकेट दे देगा। सीएस पहले पूरा अकाउंट्स देखेगा, फिर वो देखेगा कि एनुअल रिटर्न में क्या क्या चीजें इन्होंने डिस्क्लोज की है, फिर ये एक्ट के हिसाब से, एलएलपी एक्ट के हिसाब से सब चीजें बराबर है या नहीं, वो सब चीजें वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, और उसके बाद ही सर्टिफिकेट देगा कि हाँ भाई ये फॉर्म 11 जो भरा है ना वो एकदम अच्छे से भरा हुआ है, इसमें कोई भी कंप्लायंस का लैप्स नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक तरफ से श्योर्ड हो जाती है। देखिए प्रोफेशनल का जब भी सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो गवर्नमेंट श्योर हो जाती है कि भाई ये सब चीजें ठीक ठाक तरीके से की गई है। ठीक है, अभी ये हो गया फर्स्ट कंप्लायंस। ठीक है, फर्स्ट कंप्लायंस क्या है बोलो तो एनुअल रिटर्न फाइल करना है। एनुअल रिटर्न कौन से फॉर्म में फाइल करना है, फॉर्म 11 में फाइल करना है। और अगर कब तक फाइल करना है तो विद इन 60 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच कम्स टू 30th of May। ठीक है, और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर, मतलब 5 करोड़ रहा तो कोई जरूरत नहीं है, अबव 5 करोड़ बोला है। ठीक है, क्रॉसेस 5 करोड़ मतलब 5 करोड़ 1 रुपया हो गया तो ये लग जाएगा, 5 करोड़ तक नहीं, तो हमेशा बोलना 5 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर चला गया, या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन टोटल 50 लाख के ऊपर अगर आपका चला गया तो आपको सीएस का सर्टिफिकेट लगेगा। चलिए 2 नंबर के कंप्लायंस के ऊपर आते हैं, विच इज फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो हर एक एलएलपी को डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, और उनको हर साल सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मतलब क्या रहता है दोस्तों, तो कुछ नहीं, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट एकदम सीधे भाषा में बोलूं तो आपके जितने लाइबिलिटीज है वो रीपे करने के लिए आपके असेट्स में उतना पोटेंशियल है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 100 रुपए का लोन लिया है और मेरे पास 200 रुपए के असेट्स पड़े हुए हैं, तो एम आई सॉल्वेंट? यस, आई एम ऑब्वियसली सॉल्वेंट। चलो कल मैं अगर पैसा दे भी नहीं पाऊं तो 200 रुपए के एसेट्स है ना मेरे पास बेचने के लिए, वो बेच के मैं 100 रुपए आराम से चुका दूंगा। ठीक है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। तो आपके पास लोन कितना है और आपके पास असेट्स कितने हैं वो लोन रिपे करने के लिए उसका वो स्टेटमेंट रहता है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। तो आपको एक तो बैलेंस शीट P&L बनाना है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी बनाना है, और आपकी जो भी अकाउंटिंग रहेंगी वो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से चलेगी। ठीक है, और आपका अकाउंटिंग ईयर रहेगा अप्रैल से मार्च। ठीक है, देन एनुअल अकाउंट्स फाइल करते टाइम आपको लगेगा फॉर्म 8। अगेन लिस्ट में एक और चीज ऐड हो गई, एनुअल अकाउंट्स फाइल करते टाइम आपको लगेगा फॉर्म 8। ठीक है, और ये करना चाहिए 30th अक्टूबर तक, मतलब ये करने के लिए 7 महीने का पीरियड है। जब आपका ये खत्म हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, उसके बाद 7 महीने का पीरियड है, तो 30th अक्टूबर तक आप एनुअल रिटर्न तो 30 मई को फाइल करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, अभी और एक कंप्लायंस इसमें क्या आता है कि अगर ऐसी एलएलपी है जिसका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर है, या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख के ऊपर है, तो उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराना पड़ेगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, और ये दोनों फॉर्म जो है, फॉर्म नंबर 8 और फॉर्म नंबर 11, इसकी नॉन फाइलिंग की पेनल्टी क्या है, 100 रुपीज पर डे पर फॉर्म। ओके, 100 रुपीज पर डे पर फॉर्म। जितने दिन आप फॉर्म फाइल नहीं करोगे उतने के लिए हर फॉर्म के लिए 100 रुपीज का कैलकुलेशन करना है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके दोस्तों, अभी देखते हैं इनकम टैक्स के कंप्लायंस। ठीक है, इनकम टैक्स का कंप्लायंस तो हर एक एंटिटी को एप्लीकेबल ही होता है, सैलरीड पर्सन को भी एप्लीकेबल होता है, तो बिजनेस को एप्लीकेबल होगा ही होगा। तो इसको हम देखते हैं कि क्या क्या है। अभी देखिए, ऐसे एलएलपी जिनका अकाउंट्स ऑडिट कराना पड़ता है, कौन सा ऐसे एलएलपी है जिनका अकाउंट ऑडिट कराना पड़ता है, ऐसे जिनका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर होगा और जिनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख के ऊपर होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रिगर होती है ना, आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। और वो कंपनी सेक्रेटरी वाले इसमें भी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रिगर होती है तो आपको सर्टिफिकेट लगेगा। दोनों के दोनों करने पड़ेंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों के बीच में और है। ओके, समझा? तो दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रिगर हो जाती है तो कंप्लायंस अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जिनको ऑडिट कराना पड़ता है ना, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ता है, और ऑब्वियसली वो एलएलपी एक्ट में भी करेंगे और इनकम टैक्स में भी उनको रिक्वायर्ड है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखो, और उनका फिर 44AB के अंडर भी ऑडिट हो जाएगा।
44AB जो इनकम टैक्स का सेक्शन है, जैसे जैसे आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो ऑडिट का सेक्शन है, इनकम टैक्स में कैसे ऑडिट करना है, किसको ऑडिट करना पड़ता है, वो बोलता है वो सेक्शन। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो सेटिंग अप की हद तक, जब आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वो सेक्शन डिटेल में क्या बोलता है। तो 44AB ऑडिट का सेक्शन है इनकम टैक्स के लिए, तो उसमें भी ऑडिट आपको कराना पड़ेगा। तो LLP एक्ट का ऑडिट अलग चलेगा और इनकम टैक्स का ऑडिट अलग चलेगा, ठीक है। फिर आपके बुक में ड्यू डेट दिए हुए हैं, ये आप टैक्स में भी पढ़ोगे, और ये ड्यू डेट अभी तो फाइनेंस एक्ट 20 के हिसाब से चेंज हो चुके हैं। तो आपको टैक्स में जो ड्यू डेट्स पढ़ाए जाएंगे ना, तो वही आप रेफर कीजिए आपके बुक में, या फिर अभी मैं जो बोलूंगा अभी बुक के हिसाब से ही बोलूंगा, फाइनेंस एक्ट 19 के हिसाब से बोलूंगा। फाइनेंस एक्ट 19 के लिए भी चेंजेस हो चुके हैं, बट अभी के लिए हम पुराने ही पढ़ते हैं। जो अमेंडमेंट्स आपको वहां पे इनकम टैक्स में एप्लीकेबल हो जाएंगे ना, वही आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैं दोनों बता देता हूँ। चलो, पहले क्या हुआ करता था, जिनको ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, जिनको ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है उनको ड्यू डेट थी 31 जुलाई, उनको ड्यू डेट थी 31 जुलाई। फिर जिनको ट्रांसफर प्राइसिंग की केस एप्लीकेबल है ना, अभी ट्रांसफर प्राइसिंग क्या रहता है, इसके लिए हमको बहुत कॉम्प्लेक्शंस में जाना पड़ेगा। तो जब हमारा फेस टू फेस लेक्चर ओपन हो जाएंगे ना, तब हम ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में एक ब्रीफ में देख लेंगे। बट अभी के लिए बस समझ लो, जो वहां पे 3CEB बोला है ना, सेक्शन 92E, तो उसको अंडरलाइन करके बस आप बाजू में ट्रांसफर प्राइसिंग लिख दो, ये आपको याद रखना इजी हो जाएगा। तो ऐसे एंटिटीज जिनको ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है, ठीक है, उनके लिए ड्यू डेट थी 30 नवंबर, और जिनको ऑडिट करवाना पड़ता है उनके लिए थी 30 सितंबर। एक तो इनकम टैक्स में ऑडिट कराओ या कोई दूसरे एक्ट में भी ऑडिट लगता है, तो उनके लिए ड्यू डेट रहती है इनकम टैक्स रिटर्न की 30 सितंबर। ओके, चलो, तो अभी मैं चेंज ये बोल देता हूँ। तो चेंज इतना ही है कि ऐसे जो नॉन ऑडिट वाले केसेस है वो तो 31 जुलाई रहेंगे, और जो ट्रांसफर प्राइसिंग वाले हैं वो भी 30 नवंबर ही रहेंगे। बट फाइनेंस एक्ट 20 में उन्होंने क्या चेंज कर दिया, तो जिनको ऑडिट करवाना है ना, जिनको ऑडिट करवाना है उनके लिए रिटर्न की डेट रहेगी 30 सितंबर। ओके, सॉरी, टैक्स ऑडिट की डेट रहेगी 30 सितंबर और रिटर्न की डेट रहेगी 31 अक्टूबर। मतलब टैक्स ऑडिट आपको पहले फाइल करना पड़ेगा और फिर रिटर्न आपका 31 अक्टूबर को जाएगा। ओके, होप यू आर ऑल क्लियर ऑन दिस। इनकम टैक्स के मामले में कुछ ना कुछ डाउट्स रह सकते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है आपको पता नहीं रह सकता है। ट्रांसफर प्राइसिंग वो हमको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा, तो जब क्लास खुलेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। मुझे प्लीज याद दिलाइएगा। और बाकी जो आपके बुक में फिलहाल जो दिया है वही आप रीड कीजिएगा। अगर आपके टैक्स के लेक्चर्स में नए ड्यू डेट्स बताए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि आपके लिए ये नया अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, तो आप यहाँ पे भी आंसर में चेंज कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।